हेलो स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों को पता है कि अकाउंट्स का एग्ज़ाम हमारा है और मुझे ऐसा लगा कि इस एग्ज़ाम के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग है, वो हमें पहले करने चाहिए। और कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जो इजी है और स्कोरिंग है, उन टॉपिक्स को हम पहले कर लेना चाहिए। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कराना चाहूँगा, उन टॉपिक्स को कराना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कराऊंगा जो नॉर्मली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी सीरीज में अभी कुछ वीडियोस बनाऊंगा और वीडियोस को शेयर करूंगा रेगुलरली 2-3 दिनों के लिए। तो होपफुली ये सब जो वीडियोस होंगे ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिनको डाउटफुल है कि भाई हम पास भी होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है अभी वाला जो अभी 2-3 दिन का हमारे पास जो विंडो है, उसके अंदर मैं सिर्फ वो चीज़ें कराने की प्रेफर करूंगा। पहले दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। एक वो जो कि हमें सिर्फ पास होना है, एक वो हो सकता है जहाँ पे हमें अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं। तो दोनों चीज़ों को हम कैटर कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगे, दोनों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। हर स्टूडेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक मोटिव होता है। ओके। तो पास होने की सीरीज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है एक स्टूडेंट को पास होने के लिए जो टॉपिक्स उसको करने चाहिए, मुझे लगता है सी हमारा पेपर जो आता है वो आता है 80 मार्क्स का। एंड 80 में से पासिंग मार्क्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं 26। ये हमें पासिंग मार्क्स है। अब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि पास होने के लिए, पास देखो अकाउंट्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पास होना कोई बहुत बड़ी डील नहीं होती है, बहुत इजी होता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, रह जाते हैं। तो मुझे दुख होता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों इससे पास नहीं हुए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, पासिंग मार्क्स हमारे 26 हैं। अगर एक स्टूडेंट पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेता है, कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट कर लेता है, कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है जरूर, एंड उसमें से उसने एटलीस्ट 40% का सिलेबस करा हुआ हो, तो पास हो जाएगा, गारंटेड। गारंटेड वर्ड मैं लिख तो रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, लेकिन गारंटेड मतलब हो जाना चाहिए। मैं गारंटेड वर्ड को अभी मान के चल रहा हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने 40% सिलेबस भी करा, मैं 100% सिलेबस की बात ही नहीं कर रहा। मैं वो सिलेबस कह रहा हूँ जो सिलेबस बहुत इजी है, स्कोरिंग है, वो करे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करे। वो सारे क्वेश्चन का मतलब जो 60% सिलेबस नहीं करा, उसमें भी कुछ कुछ वो अटेम्प्ट कर कर आए, तो पास तो हो जाए। तो उसी सीरीज में मुझे लग रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं वो रिवाइज कराऊंगा, जो स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, उन उन टॉपिक्स को हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स में अगर मैं ब्रीफ में वो डिस्कस करूँ, एक तो थर्ड बुक के ही टॉपिक बता रहा हूँ। पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, इसका एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का सिलेबस आता है, क्वेश्चन आएगा हमारा। देन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनके क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर इसमें भी एक इजियर वे है करने का। हमारे एग्जाम में ये वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो वेटेज है ये 8 मार्क्स की है, और लेकिन 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स में से अगर हम थोड़ा बहुत भी 2 या 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हम 4 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, कर सकते हैं। ठीक है। देन एक टॉपिक मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, ये तो थर्ड बुक की बात होगी। हम थर्ड बुक में रेशियोज नहीं करने के लिए प्रेफर करता हूँ मैं। रेशियोज बहुत लेंथी चैप्टर है और उसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है जितने वो डिजर्व करता है, उसको ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए थे। तो मैं रेशियोज को इग्नोर करके चलता हूँ। एक चैप्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें से डिबेंचर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये चैप्टर अगर हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं तो कंपनी अकाउंट्स हमारा 18 मार्क्स का आता है, 36 and 18, आई थिंक आई एम करेक्ट, 30। तो अगर हम डिबेंचर्स को लेके चले, सॉरी 24 मार्क्स का है डिबेंचर्स हमारा कंपनी अकाउंट पूरा। 24 में से डिबेंचर डिबेंचर का टॉपिक ले लो, क्योंकि इंटरनल चॉइसेस आती है, तो अराउंड 14 मार्क्स या 12 to 14 मार्क्स का होगा जो एक्सक्लूसिवली डिबेंचर्स हम अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो मैं प्रेफर करता हूँ शेयर्स हम करें ही ना। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जो स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं करा है, जो अभी तक उनको डाउटफुल है कि पास होंगे नहीं होंगे, तो उनको शेयर्स नहीं करना है, स्ट्रिक्ट नो है। क्या करना है शेयर्स में मैं वो भी बता दूँ, थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं वो हम कर सकते हैं, उसमें से एक दो चीजें और हैं हम कर सकते हैं, रेशोज नहीं करना है। इसके बाद जो पार्टनरशिप में हैं उनको करना है रिटायरमेंट पहले, और उनको सिर्फ रिटायरमेंट ही करना है, रिटायरमेंट और रिटायरमेंट से मिलता जुलता होता जाता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये टॉपिक्स करने हैं, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये टॉपिक्स अगर एक स्टूडेंट कर लेते हैं तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि स्टूडेंट पास तो हो जाएगा। शेयर्स में से भी करेंगे, थोड़ी बहुत शेयर्स की थ्योरी करेंगे, शेयर्स में कुछ क्वेश्चन हैं जो हम फॉरफीचर और रीइश्यू के क्वेश्चन होते हैं वो करें। प्रो डाटा में स्टिक नहीं कहूँगा, शेयर्स के अंदर प्रो डाटा नहीं टच करना उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स को पता है कि भाई हमने अभी तक कुछ नहीं करा। देखो हर किसी को अपने लेवल पता रहता है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करूंगा वो प्रो डाटा की तरफ देखे भी। ये टॉपिक्स अगर वो पहले कर लेते हैं और पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं समहाउ, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं पेपर अटेम्प्ट। कुछ कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ तरीके भी हैं एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने के, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो पर्पस यहाँ पर, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम पास हो जाए, निकल जाए, 12th हमारी पास होके निकल जाए, तो उसके लिए क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं मैं वही बताना चाहूँगा। वो बाद में डिस्कस मेरे वीडियोज में बाद में आएगा, आज के वीडियोज में नहीं आएगा, बाद में आएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की। आज मैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके ऊपर जो हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली पार्ट 1 शेड्यूल 3, इसमें सिर्फ क्या याद करना है हमें, हेड्स एंड सब हेड्स, और उसके अंदर क्या क्या आता है। ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर हाफ एन आवर आराम से बैठ के इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। सिर्फ आधा घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं देना होगा, आधे घंटे में चैप्टर लर्न हो जाएगा और आपके 3 to 4 मार्क्स इसमें एग्जाम में आ जाएंगे। अब इस चैप्टर में क्या होता है, इस फॉर्मेट में क्या है, जो कंपनीज एक्ट है उन्होंने बताया हुआ है कि एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो बैलेंस शीट बनाने का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही कंपनी अपनी बैलेंस शीट बना सकती है, करेक्ट। और उस बैलेंस शीट में ऑर्डर जो है, सीक्वेंस ऑफ एंट्री, सीक्वेंस जो होता है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होंगे मेजर हेड और कुछ क्या होंगे, सब हेड्स। इसमें हमारे पास क्या रहेंगे, कुछ मेजर हेड्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सब हेड्स। कुछ मेजर हेड्स होंगे और कुछ क्या होंगे, सब हेड। तो हमें उन मेजर हेड और सब हेड को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, और बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे, बहुत इजीली। ठीक है, देखो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो बैलेंस शीट है दो साइड होती है, आपको पता है, जैसे हम पार्टनरशिप में बना रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड में बनाया है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। पर यहाँ लाइबिलिटी साइड को बोला जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी मतलब कैपिटल, समझो इस चीज को, समझोगे समझ के याद हो जाएगा। इक्विटी मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, और कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो वो दोनों एक ही साइड पर आती है। तो लाइबिलिटी वाली साइड पर हमारे 4 मेजर हेड्स हैं, ये आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा। लाइबिलिटीज में 4 मेजर हेड्स है जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं। पहला है शेयर होल्डर फंड, फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है नॉन करेंट लाइबिलिटी, और फोर्थ है करंट लाइबिलिटी। मैं इसको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, आपको इस तरह से याद हो जाएगा बहुत इजीली। देखिए मैं बता देता हूँ, सी यहाँ पर हमारे पास जो एसेट्स लाइबिलिटी साइड, अगर मैं इसको समझाऊं, हमारी बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में, लेकिन अगर हम इसको समझने के लिए एक बारी के लिए इसको टी शेप में पढ़ लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा है पूरा 11th में, पूरा पार्टनरशिप में, तो ये हमारी साइड होगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इसमें 4 मेजर हेड्स हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड, ये एक मेजर हेड है। फिर एक मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
देन फिर एक जो इसमें हेड आता है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद आती है करंट लायबिलिटी। ये हमारा बैलेंस शीट का ऑर्डर है, और आप ध्यान से समझिए ऑर्डर कौन सा है, इन ऑर्डर ऑफ सॉल्वेंसी बनाई जाती है बैलेंस शीट। अब ध्यान से समझना, ये ऑर्डर इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं, ये ऑर्डर यहीं रहेंगे, फिक्स्ड है। अब इन ऑर्डर को याद करने के लिए क्या करें, इसका पहला पहला अल्फाबेट पकड़ लो, और उसके बाद क्या याद रख लो, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो, शोर शराबा नहीं चाहिए, क्लास में चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए, दैट्स इट। एस शेयर होल्डर फंड, एस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड सी फॉर करंट लायबिलिटी। तो क्या स्टेटमेंट बनी, शोर शराबा नहीं चाहिए, दो बार बोलो, में याद हो जाएगा, शोर शराबा नहीं चाहिए। और थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ रट लेंगे, पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे नहीं हो पाएगा। प्लीज समझो इन सब चीजों को। तो शोर शराबा नहीं चाहिए। एज फॉर शेयर होल्डर फंड, यानी हम बात करें इक्विटी एंड लाइबिलिटी, समझो, यानी कैपिटल एंड लाइबिलिटी। और कंपनीज के अंदर कैपिटल क्या होती है, ओनर कौन होते हैं, एक कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स ने जितने इन्वेस्टमेंट करा, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। ये शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है। और सीबीएसई के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक बात और बताऊं, सीबीएसई में के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये स्पेसिफाइड है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसको हम काट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हम इसको इरेज कर सकते हैं, ये नहीं आएगा, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो हम इसको भूल सकते हैं। स्टेटमेंट याद रख सकते हो, शोर शराबा नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए, सिंपली भूल जाओ, इसको हटाई दो, हटा देते हैं। तो शोर नहीं चाहिए, बस इतना याद रखो, क्योंकि वो पूछा ही नहीं जाएगा, नहीं है, इवैल्यूएशन में नहीं आए, तो शोर नहीं चाहिए, खत्म, दैट्स इट। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए मेजर है, ये हमारे क्या है, ये है मेजर है। अब इसके अंदर सब हेड्स हैं। अब सब हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब हेड्स हैं, ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेड्स आएंगे हमारे पास, और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में भी 4 है। अब शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर का पैसा, तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल होगी, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, जो प्रॉफिट बचा रखा है कंपनी ने अपने पास, वो भी तो ओनर का है, तो अपनी उनकी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। और एक और आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, क्लियर। अब इसमें भी दोबारा से बताऊं, ये स्पेसिफिकली सीबीएसई ने बताया, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो बताओ मेजर रेट्स के लिए क्या स्टेटमेंट बनी हमारी, शोर शराबा, शराबा भूल गए हम, शोर नहीं चाहिए, सिंपली शोर नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए। और शेयर होल्डर फंड्स को याद करने के लिए क्या है, इसमें पहले पहले पकड़ लो, एस आर, एस एंड आर, श्री राम, कुछ भी बना सकते हो जी, अपना अपना कुछ जो तुम्हारे को लग रहा है उस हिसाब से स्टेटमेंट याद करो, क्लियर। अब आ जाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज के मेजर रेट्स, इसमें आते हैं एल डॉल, एल डॉल, ये याद रखोगे ना तो ये जल्दी याद हो जाएगा, सीक्वेंस याद हो जाएगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एल डॉल, अब एल डॉल में क्या है, और अगर मैं साथ साथ मैं आपको करंट लायबिलिटी बताऊंगा, इनको हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। करंट लायबिलिटी को लर्न करने के लिए हमारे पास इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें है स्टॉप, एस टी ओ पी। तो बताओ पहले हम इसी की बात करते हैं, क्या आप लोगों को ये याद हो गया, क्या ये जो स्टेटमेंट है इस तरह से याद करिए। पहले बताइए लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या आया, मेजर हेड को लर्न करने का वे क्या है, शोर नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए। फिर उसके बाद पहला एस से क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या आया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए एल डॉल, बोलो एल डॉल, और करंट लायबिलिटी में स्टॉक। अब इसमें क्या है एल डॉल में, हम वो पढ़ लेते हैं। एल डॉल में बनता है लॉन्ग, देखो यहां पर हम बात करें, थोड़ा सा लॉजिकली समझना,
हम बात करें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ करंट लाइबिलिटी, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आनी है। तो थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको कि कैसे कैसे हम कर पाएंगे। देखो यहाँ आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो बोरोइंग जो हमने लोन ले रखे हैं पब्लिक से कहीं से भी, जो लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा होता है, तो आप समझो लॉन्ग टर्म। अभी हम 12 मंथ्स मान के चलते हैं। अब यहां लॉन्ग टर्म है तो यहाँ शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, सिंपल। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्लियर। डी से आता है यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अगेन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हटा देते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा से रिवाइज करके चले तो यहाँ पर एल डॉल भी नहीं बना, क्या बना जो आप लोग करते रहते हो अपने, लॉल, LOL, लॉल, है ना। लॉल के बड़े सारे मतलब होते हैं, लाफ आउट लाउड, बड़े सारे, जैसे भी आपको लगता है। तो लॉल, एल से क्या हुआ, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ओ से क्या बनता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और एल से बनेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजन जो लॉन्ग पीरियड के लिए बना रहे हैं। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे ना ध्यान से, तो करंट लायबिलिटी में वही सब चीजें आ रही हैं। अब करंट लायबिलिटी की हम बात करते हैं। करंट लायबिलिटी में देखो क्या क्या आ रहा है करंट लायबिलिटीज के अंदर। पहले आया यहाँ पे लॉन्ग टर्म, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग। ओ से यहाँ पे भी क्या बनेगा, अदर करंट लायबिलिटीज, वो सभी में आएगा। देन टी से बनेगा ट्रेड पेएबल। 5-10 मिनट 15 मिनट लगाने पड़ेंगे लेकिन हो जाएगा। ये 3 to 4 मार्क्स हो जाएंगे आधे घंटे में, और 3-4 करते 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 आप 22, 21, 20 तक पहुंच जाओगे, और पेपर पूरा अटेम्प्ट किया तो आप पास हो जाओगे, मानो मेरी बात। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, एंड देखो उसी से कॉरस्पॉन्डिंग है। यहां प्रोविजन आए, कौन से प्रोविजन आए, लॉन्ग टर्म, यहां आएंगे शॉर्ट टर्म। पी स्टैंड फॉर प्रोविजन। मैं पी की बात यहाँ पे क्या करूं, प्रोविजन, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या है, स्टॉप। जब मैंने हाथ बोला स्टॉप, यहाँ पर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पी फॉर प्रोविजन। आई थिंक आई एम क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोबारा से, क्या था, श्योर नहीं चाहिए, करेक्ट। यहां है लॉल, यहां है स्टॉप, स्टॉप, SR, शेयर कैपिटल। लिखो इस तरह से लिखो, 2 बार 3 में प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट में याद हो जाएगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बचे हुए प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो लॉन्ग जो हमने ले रखे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देन एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पी से, यहां पे पी से, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एस से क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आई थिंक हेड्स और सब हेड समझ में आ रही है कहानी। तो अब हमारा क्या बनता है इस क्वेश्चन में, आप यहाँ पे देखो, सी ये वही है, सेम टू सेम। ये ब्लू में जो है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मिनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको, इसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम चाहे तो काट सकते हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर 4 सबहेड्स आते हैं। क्या क्या सबहेड्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एंड सिमिलरली करंट लायबिलिटी में 4। तो ये हमारे हेड्स और सबहेड आ गए। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई मुझे लग रहा है सभी को। अब अगला स्टेप पे चलते हैं। क्वेश्चन में, इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कैसे, हेड सबहेड हम याद कर रहे हैं, पर क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना। इसमें क्या होगा, बैलेंस शीट जब कंपनी बनाती है तो ये बैलेंस शीट का फेस है, जो मैंने बताया हेड्स और सबहेड, ये बैलेंस शीट के एक पेज पे आ जाते हैं। जब कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, कभी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो एक ही पेज पे कंपनी की बैलेंस शीट आ जाएगी। पर क्या कंपनी, कोई भी कंपनी, कंपनी मतलब लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं सॉरी, तो क्या वो उनकी बैलेंस शीट सिर्फ एक पेज की होती है? क्या उनके पास एसेट लायबिलिटी सिर्फ एक पेज के होंगे? ऐसा नहीं होता। उनके पास जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, बहुत सारी डिटेलिंग होती है। तो वो जो डिटेलिंग होती है वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई जाती है। और अगर एक कंपनी की हम बात करें तो कंपनी का
जो बैलेंस शीट होती है वो एक पेज की होती है, उसको हम बोल सकते हैं फेस ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी का जो फेस है वो एक पेज का है, लेकिन फेस के पीछे जो बॉडी है ना वो कई पेजेस की होगी, 35 पेजेस की भी बॉडी होती है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, बस हमें नहीं याद करना, हमें तो दो पेज, सिंपल 2 पेज याद करने। तो वो जो बॉडी है वहां पर हमें नोट्स जो अकाउंट बनाए जाते हैं। अब नोट्स जो अकाउंट्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस है, ये हमारा एक सब हेड है। बहुत बड़ा हो गया, ये है रिजर्व सरप्लस, ठीक है जी। अब रिजर्व सरप्लस के अब मैंने जो एरो बनाया हुआ है ये बैलेंस शीट के, अब ये बॉक्स में जो चीजें हैं ये बैलेंस शीट के फेस पर नहीं आती हैं, ध्यान से समझिएगा, ये आती हैं नोट्स अकाउंट में। तो अगर ये आया कि रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है, ये जो बॉक्स में आइटम लिख रखी है ना हर एक चीज के सामने ये आती है, ये हमें और याद है। और ये बहुत इजी है याद करना, अगर मेरे साथ 15 मिनट लगाओगे भी याद करा दूंगा लाइबिलिटी साइड। फिर हम एसेट साइड की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए मैं पहले रिजर्व सरप्लस से स्टार्ट करता हूँ। रिजर्व मतलब प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो, जिनके साथ में भी एंड में रिजर्व वर्ड आता है वो इसमें आएगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व वर्ड अब यूज नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, इसको हम हटा सकते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, ये सब रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो जिनके एंड में भी रिजर्व वर्ड आएगा वो ऑब्वियसली रिजर्व सरप्लस में आएगा। अब हमें इसमें याद करने वाली चीजें क्या बची, ये 3 या ये 4, इनफैक्ट 4 जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ना यहाँ पे, आप देखो जो यहाँ पे येलो में है इनको हाईलाइट किया हुआ है, वो याद करना है मेनली। बाकी तो रिजर्व से तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस लगाओ। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा मैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या होगा, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास क्वेश्चन में ना एक पूछ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई बताओ, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व किस हेड में आता है, किस मेजर हेड में आता है और किस सब हेड में आता है, ये क्वेश्चन होगा। हमें जो नोट्स जो अकाउंट्स है उसके बारे में पूछा जाएगा। जो मैं नोट्स जो अकाउंट यहाँ दिखा रहा था आप लोगों को, ये नोट्स जो अकाउंट्स हैं, इसमें से ये पूछ लेंगे कोई ये कौन से हेड और सब हेड में आते हैं, कुछ भी पूछ लेंगे जो जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो हमें ये याद रखना है, जैसे मैंने जनरल रिजर्व बोला या कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व मतलब नॉर्मल रिजर्व है, तो उसका मेन हेड, सब मेजर हेड क्या हुआ, जो है ब्लू वाले मेजर हेड वॉज जो शोर नहीं चाहिए, समझे मेरी बात को, शोर नहीं चाहिए यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, दिस इज मेजर हेड। बट उसका सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत इजी है याद रखना। अगर आप लोगों ने कर लिया भाई एंड में रिजर्व वर्ड आ रहा है, रिजर्व आ रहा है, तो वो कौन सी हेड, वो उसका सब हेड क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस ही है। और उसका मेजर हेड क्या बना, शेयर होल्डर्स फंड, ये मेजर हेड बना। तो ये हमें लर्न करना है, थोड़ा लॉजिकल है, ऐसे लर्न नहीं होगा कि रिटर्न मार लेंगे और याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमें समझना पड़ेगा, समझने के बाद होगा। तो हम उसी को अब समझते हैं थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं इसको सबको। जैसे मैंने बताया रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके साथ में भी रिजर्व वर्ड आ रहा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा आएगा, याद करो, शेयर होल्डर्स फंड आएगा उसमें रिजर्व सरप्लस में आ गया। और क्या चीजें हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एक इंपॉर्टेंट आइटम है 9th नंबर पे, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जाम में काफी आती है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, इसी में आएगा। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है, जनरल रिजर्व है, वो उसमें आएगा। तो रिजर्व सरप्लस क्लियर है। इसको दोबारा से देखना वीडियोस को, मैं हो सका डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्मेट डाल दूंगा, आप उसको निकाल के देखो समझो। फिर है शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके उन्होंने कितना पैसे लगा रखा है। अब शेयर्स 2 तरह के होंगे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो दोनों की कैपिटल आएगी, पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, तो शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसमें अगर आया हमारे पास ऑथराइज कैपिटल लिखा है, इशूड कैपिटल, ये सब चीजें किसमें आएंगी, ऑथराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब जिसका कैपिटल वर्ड आएगा शेयर कैपिटल में आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें हैं जो हाईलाइट करके, कॉल्स इन एरियर्स, एंड ध्यान से समझना कॉल्स इन एरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है।
कॉल्स इन एरियर्स जो होता है वो शेयर कैपिटल का पार्ट है, लेकिन ध्यान से देखो, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस दे दिया तो ध्यान से समझिए, कॉल्स इन एडवांस, हमारे को पैसा ज्यादा मिल गया, लाइबिलिटी है, लेकिन वो करंट लाइबिलिटी के अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ आएगा कॉल्स इन एडवांस। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है, आप उसको देखोगे ना तो ये बैलेंस शीट 15 मिनट में याद हो जाएगी। तो कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फॉरफिचर, ये आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, दोनों का साथ साथ समझते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाए। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब वो बोरिंग, वो लोन जो लॉन्ग पीरियड के लिए ले रखे हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए मैं इन दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ, आपको अगर विजिबल हो रहा हो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग की, और यहाँ बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म बोरिंग, इन दो चीजों की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब वो पैसा, वो लोन जो हमने लॉन्ग पीरियड के लिए ले रखा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब वो जो शॉर्ट पीरियड के लिए ले रखा है। अब ध्यान से समझना, डिबेंचर्स जो होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, पब्लिक से लोन लेते हैं। डिबेंचर, डिबेंचर ऐसा नहीं होता आज या 6 महीने में वापस करेंगे, डिबेंचर होते हैं 20 ईयर, 25 ईयर, इतना चलता है। पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है। फिर लॉन्ग, आगे हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जब बोल रहा हूं। शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से जो लोन लिया, और कैश क्रेडिट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन्स पेबल ऑन डिमांड। लोन्स पेबल ऑन डिमांड, जब हमसे मांगा जाएगा देन वी हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट इमीडिएटली। क्योंकि टर्म डिफाइन नहीं करी जिसने हमने लोन दिया, तो कहता है मैं जब मांगू मुझे दे देना। तो लोन्स पेबल ऑन डिमांड, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। बैठो निकालो, याद करो, हो जाएगा लोन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यानी हमारा हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब हम आ जाते हैं, हम बात करते हैं पहले प्रोविजन की तरफ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पहले अब हम ये पढ़ते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ध्यान से देखो। देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जब हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या था, पहले हम बात करते थे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के। थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जब हम बात करते हैं तो जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, ये दो प्रोविजन स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही है। कौन कौन से? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, मतलब मुझे रेंट देना है। प्रोविजन होता क्या है, जो मैंने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के अलग रख लिए किसी पर्पस के लिए। तो अगर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसके लिए मैंने प्रोविजन बनाया, या मैंने प्रोविजन बनाया किसी एक्सपेंस के लिए, जैसे रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करानी है, उनके लिए मैंने प्रोविजन बनाया। ये दो प्रोविजन स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म है, करेक्ट। लेकिन उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो 3 प्रोविजन दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये प्रोविजन ध्यान से देखोगे तो ये प्रोविजन हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी हैं। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है? अगर इनके बारे में टाइम मेंशन नहीं करा, इन तीनों के बारे में बता रहा हूं, तो इनको बाय डिफॉल्ट हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। लेकिन अगर बता दिया कि प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन वो प्रोविजन सिर्फ 6 मंथ्स का है, कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है, वो 6 महीने में रिटायर हो जाएगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। देखो रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब जो रिटायर हो रहे हैं एम्प्लॉय, उनके लिए हमने कितना प्रोविजन बनाया। कोई एम्प्लॉयज होंगे रिटायर होंगे 5 साल के बाद, किसी ने भी 6 महीने में रिटायर होना होगा। तो जो रिटायरमेंट के एम्प्लॉयज अभी बैठे हुए हैं, बिल्कुल रिटायरमेंट के क्लोज हैं, उनको, उनके लिए जो प्रोविजन होगा, वो प्रोविजन हमारा कौन सा कंसिडर करा जाएगा? शॉर्ट टर्म। यानी टाइम पीरियड मेंशन कर देंगे, सिंपल सी बात। अगर हमें प्रोविजन बता दिया कि भाई प्रोविजन है, और ये प्रोविजन जो है ये 6 मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए, तो शॉर्ट टर्म है। इन 3 प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड प्रोविजन फॉर WCR। क्लियर? लेकिन 2 प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म ही कंसिडर करे जाते हैं, तो कौन कौन से हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। फिर आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में आता है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस से जुड़े हुए कितना पैसा हमने देना है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, 2 ही चीजें आनी है।
क्रेडिटर्स एंड बिल्स, जो जो इस पेज पे तुम्हें हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये क्रेडिट पेबल में आएगा। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, दोनों की बात करें। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग पढ़ लिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, यहाँ से ट्रेड पेबल पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अदर लॉन्ग। अब ध्यान से समझो, अब ये चीज जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है समझने में। ट्रेड पेबल जैसे मैंने अभी बताया, ट्रेड पेबल जो है इसके अंदर आता है क्रेडिटर्स और बिल्स। तो ये तो क्रेडिटर्स होते हैं क्या, जिनसे हमने सामान खरीदा क्रेडिट पर, तो उनको कितने टाइम का क्रेडिट देते हैं, 2 महीने 3 महीने, हमें इतने टाइम का क्रेडिट मिलता है उनसे, ठीक है। बट अगर कोई ट्रेड पेबल ऐसा है, मैंने किसी से सामान खरीद लिया, मुझे से पैसा देना है, वो मेरा क्रेडिटर है, लेकिन कहता है आप 2 साल बाद दे देना, तो फिर वो शॉर्ट टर्म तो नहीं रह गया ना, वो तो लॉन्ग टर्म बन गया। यानी कि वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगा, अदर के अंदर, यहां आएगा अदर। अदर के अंदर आप ध्यान से देखो, ट्रेड पेबल इफ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ट्रेड पेबल ऐसा है जिसकी पेमेंट 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करनी है, तो वो शॉर्ट टर्म नहीं रह जाएगा, वो करंट नहीं रह जाएगा, वो नॉन करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर मेरी बात सभी को, समझ में आया? सिमिलरली ध्यान से समझना, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बॉन्ड ये लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन अगर कोई डिबेंचर ऐसा है जिसकी पेमेंट अभी होनी है 6 महीने में, 8 महीने में, तो वो नॉन करंट नहीं रह गया, वो करंट लाइबिलिटी बनेगा। तो करंट लाइबिलिटी में किस हेड में आएगा? करंट लाइबिलिटी में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। यहां पर हम दिखाएंगे अदर करंट लाइबिलिटी। और अदर करंट लाइबिलिटी में कहां आएगा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, ये 8 नंबर पे, जो 8 नंबर पे दे रखा है, कि वहां आएगा करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो समझो जरा ध्यान से, इसमें सब कुछ जो कुछ है वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि क्रेडिटर्स हमेशा करंट होंगे, कभी कभी क्रेडिटर्स क्या हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम। डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट दे आर लॉन्ग टर्म बोरिंग, लेकिन डिबेंचर की पेमेंट करनी है विद इन 8 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग बन गया। तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लाइबिलिटी बन गया, बट करंट लाइबिलिटी के अंदर कहाँ आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। बोरिंग नहीं बनेगा, वो एग्जैक्ट वो शॉर्ट टर्म बोरिंग नेम में कंसिडर नहीं होगा, ध्यान रखना, वो आएगा यहाँ पर। क्लियर मेरी बात? तो अब इस बैलेंस शीट में सबसे जो रह गया याद करने वाला, समझने वाला, वो सिर्फ ये रह गया, अदर करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ ये बच गया अदर करंट लाइबिलिटी, जो हमें याद करना है, अदर करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से समझिए, इस अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। वो करंट लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड के लिए है और वो अभी तक किसी और हेड में नहीं आई, वो अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगी। मैं भी बताता हूँ कैसे करना है, कैसे हम इस क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे, हम क्वेश्चन को कैसे करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, हमें क्या करना है। देखो इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो हाईलाइटेड आइटम्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, समझा देता हूँ। करंट लाइबिलिटी है ना, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, अब वो ना तो बोरिंग है, ना वो ट्रेड पेबल है, ना वो प्रोविजन है, वो इसमें आएगी। उसमें क्या क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट है 4th नंबर, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमें देने थे पर हमने दिए नहीं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। कॉल्स इन एडवांस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कॉल्स इन एरियर्स कहाँ आते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कॉल्स इन एरियर आता है शेयर कैपिटल में, लेकिन कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, बोर्ड में एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब हमने, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जिसको मिलना था उसको मिला ही नहीं, उसका बैंक अकाउंट रॉन्ग हो गया या कुछ भी मिस्टेक हो गई, यानी कंपनी की तरफ से डिक्लेयर हो गया, उसको मिला नहीं, तो अनक्लेम्ड रह गया या अनपेड रह गया। तो वो देना तो है ना, जब वो आएगा उसको पता चलेगा, वो मांगेगा, तो करंट लायबिलिटी है हमारी, और वो कहाँ आएगा, तो करंट लायबिलिटी में आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, ये क्या होते हैं मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं अभी, बट इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू या नॉट ड्यू, सिंपल वन, ड्यू है देना है या नहीं देना है, एक्रूड हो गया है, तो वो है तो करंट लायबिलिटी, बस सिंपल इतना ध्यान रखो। इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये याद रखना है ना भाई कौन से हेड्स ऑफ डेट में आते हैं, लर्न कर लो। फिर करंट मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म डेट जैसे मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद तो मुझे लगता है आप लोगों को लायबिलिटी साइड सारी क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको लेके देखो, जैसे मैं बताता हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन को इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में करेंगे। अब जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है वो देख लेते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ में एक वर्कशीट भी शेयर करूंगा,
डिस्क्रिप्शन में, तो वो वर्कशीट को प्रिंट आउट निकाल के उसको किसी भी तरीके से उसको जरूर सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे। क्रेडिटर्स हैं, अब क्रेडिटर्स क्या है? अब देखो, हमें सोचना है, सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या वो एसेट है या वो लाइबिलिटी है। पहला स्टेप ये सोचेंगे। अब क्रेडिटर लाइबिलिटी है, फिर हमें सोचना है क्या वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। क्रेडिटर शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी हमें समझ में आ गया ये करंट लाइबिलिटी है। मेजर क्लियर हो गया। अब करंट लाइबिलिटी के अंदर मैंने क्या बताया था? STOP। सोचो, एस से क्या था? शॉर्ट टर्म बोरिंग, बोरिंग तो नहीं है। पी से प्रोविजन, प्रोविजन भी नहीं है। थ्री में क्या बताया था? ट्रेड पेबल। इसमें दो चीजें थी, क्रेडिटर भी थी, तो ये ट्रेड पेबल हो गया। अब इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सेम इसी तरीके से चलोगे, सब कुछ लर्न हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी कोई आइटम आए उससे पहले आप ये डिफाइन करो क्या वो लाइबिलिटी है या वो एसेट है। मैंने अभी लाइबिलिटी समझाई है, उसके बाद मैं एसेट भी बताऊंगा। अब लाइबिलिटीज साइड पे, लाइबिलिटी मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें कैपिटल भी है और नॉन करंट लाइबिलिटी भी है और करंट लाइबिलिटी भी है। तो ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर? कैपिटल में तो क्या आया? शेयर कैपिटल। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आई? कॉल्स इन एरियर आया एक इंपॉर्टेंट, और शेयर फॉरफिटेड, ये चीज है। तो शेयर कैपिटल आई, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, वो कैपिटल। फिर कॉल्स इन एरियर, जो पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया उनसे लेना है, और शेयर फॉरफिटेड। ये तीन चीजें याद रख लो बस कैपिटल। देन अब बेसिकली रह गया नॉन करंट करंट। तो सोचो थोड़ा सा लॉजिकल, भाई ये लाइबिलिटी है, लोन है, क्या ये लॉन्ग पीरियड के लिए लिया हुआ है या शॉर्ट पीरियड के लिए लिया? तो अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, यानी मेजर हेड तो समझ में आएगी ना हमारे को। क्लियर? तो एक बार मेजर हेड पकड़ में आ गया तो सब हेड भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया था क्या था, अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटी साइड पर जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर मैंने क्या सब बताया? लॉल। लॉल बहुत इजी है, लॉल है ना। तो इसमें क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब लोन लिया। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स। अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और एल से क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन तो आएंगे आएंगे, और मैंने बताया तीन प्रोविजन है जो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए। और कैसे करंट लाइबिलिटी में देखना है। तो इसको पढ़ो, याद करो। अभी के लिए इतना। मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसमें इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लीज पढ़िए, हार्ड वर्क करिए, बहुत इजीली स्कोर कर लेंगे। और इनमें एक बात मैं और बोलूंगा आप सभी को, बिना अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद के कुछ नहीं होता। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, सो आज के लिए अभी इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे नहीं पता ये अभी हमारा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। लास्ट में थोड़ा सा रनअप हो गया, बट मैं एक एंड करने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा, मैं भी बोल रहा था। सी, हम लाइफ में जितने भी हमारे एल्डर्स होते हैं ना, हमें उनकी जरूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, एल्डर्स के छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, एल्डर्स के साथ स्पेशली नहीं होना चाहिए। उनकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है वो गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा एल्डर्स हमेशा सही होते हैं, बड़े हमेशा सही होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा, गलत भी होते हैं, लेकिन उनको सुनो, अपनी बात बताओ, लड़ना नहीं। अपने पेरेंट्स से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। फिर सबसे बड़ा वेलविशर आपकी लाइफ में कोई है ना, तो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। तो रिस्पेक्ट देम फ्रॉम योर बॉटम योर हार्ट। सुबह उठो, उनके पाँव छुओ, अगर पाँव नहीं छू सकते उनको गुड मॉर्निंग बोलो, और उनसे आराम से बात करो, जो बात कहते हैं उनकी बात सुनो। ठीक है, चलो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इसको पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। बाय फॉर नाउ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, तो सो दैट उनका भी हेल्प हो पाएगा। बाय।